श्वेता वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। राजधानी लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महिला अपराध रोकने में विफल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। इसी क्रम में आए दिन महिला उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, शोषण आदि मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी महिला विंग के अध्यक्ष नीलम यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए राजभवन की ओर कूच किया, किंतु पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और बसों में बैठाकर इको गार्डन लाया गया, जहां महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गईं और पुलिस प्रशासन पर मारपीट व अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा इन महिला कार्यकर्ताओं को शांति भंग में मुकदमा पंजीकृत कर निजी मुचलके पर देर शाम तक रिहा कर दिया गया। आइए दिखाते हैं इको गार्डन से हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय में कोर्ट इको गार्डन में है, जहां आम आदमी पार्टी महिला विंग्स की कार्यकर्ताएं इकट्ठी हुई हैं और ये लोग आज महिला उत्पीड़न और प्रदेश में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में आज परिवर्तन चौक पे लोग अपना एक प्रदर्शन छोटा सा ये लोग कर रहे थे और राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे थे कि वहाँ पे पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर और ज़बरदस्ती ढंग से गाड़ियों में भर के यहाँ इको गार्डन ले आई। इस समय महिला विंग की अध्यक्ष जी हैं, आप नीलम यादव जी हैं यहाँ पे। इनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला है पूरा और क्या पुलिस का, प्रशासन का क्या रवैया रहा कि आप लोगों को ये वहाँ परिवर्तन चौक से इको गार्डन लाया गया। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने महिलाओं की सुरक्षा की हित को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन करने की ठानी और जब हम लोगों ने शांति मार्च निकालने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने हमें रोका, हमें ज्ञापन भी नहीं देने दिया। जिस तरह से योगी राज में महिलाओं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं ऐसी सरकार से जो हमारी महिला और बच्चियों को सुरक्षा दे सकेगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो हम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा अगर जो सरकार नहीं दे पा रही है तो ऐसी योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अभी आपने देखा महिला विंग्स का आरोप, महिला विंग्स के जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, इनका ये आक्रोश आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो उसे सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसी क्रम में हम कुछ और महिला कार्यकर्ताओं से हम बात करना चाहेंगे। मैम, आपको अपना परिचय दीजिए। सर जी, मैं कानपुर से निशा निगम प्रदेश उपाध्यक्ष। जी जी सर, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहने आई थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उतरते ही घेर लिया गया कि जैसे कोई क्रिमिनल नहीं होते हैं, जिससे कोई क्राइम बहुत बड़े, मतलब उनकी पूरी घेराबंदी के साथ मतलब ऐसे माहौल बना दिया है कि जैसे मतलब इतना अगर प्रोटेक्ट वाकई किसी अपराधी को पकड़ने में करते तो शायद आज ये होता ही नहीं। और हम लोग तो एक आम पब्लिक प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। सिंपली तो हम लोग उतरे हैं जैसा कि और इतना भय, इतना डर कि उतरते ही आपने हम लोग को गाड़ी में झोंक दिया। जब जो गाड़ी में झोंका है तो फिर हमको अपनी आवाज चिल्लाने के अलावा भी नारेबाजी तो हमें करनी ही पड़ेगी। एक बात बताइए। और देखिए, कुछ नहीं किया, कुछ आप सर एक मिनट रुकिए, कुछ नहीं किया। आप देखिए पूरा घर का एड्रेस, मुकदमेबाजी, अभी क्या मुकदमा लगाएंगे हम लोगों पे, कुछ नहीं जानते हम लोग किस जुर्म में ये जाएगा, ये लिखा जा रहा है, ये हम लोग खुद नहीं जानते किस अपराध में हम लोग को अंदर डाला जाएगा। जो महिलाएं अपनी आवाज, अपनी सुरक्षा की आवाज उठा रही हैं, उन पे आप अभी हम आपके पास आएंगे। एक सवाल और है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिला सुरक्षा की के लेके बात करती है, उसके प्रति गंभीर है, उसके एजेंडे में महिला सुरक्षा प्रमुखता से है, उसके बाद भी इस तरह महिलाओं का उत्पीड़न, अत्याचार सामने आ रहा है। बात से बात होती है, सिर्फ बात होती है सर। अभी कानपुर का बेटी क्या बताएं, बेटी बचाओ बेटी नारा बेकार है, उसकी मतलब मार दिया जाता है, उसकी वो नहीं, उसकी बहन बीच में बोल दीजिए। पुलिस से केवल अपने मंत्री जी से गुजारिश करती है, भाई हमें कुछ
आप हमें कहीं लाइए, कुछ दीजिए, मेरा भाई कहाँ है, आप उसको पुलिस वाले खींच के ले जाते हैं। बताइए, आए दिन बीजेपी के नारे लगते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ना तो बेटी पढ़ रही है और बेटियां पढ़ेंगी ना बच रही हैं। जब बचेगी नहीं बेटियां तो पढ़ेंगी कहाँ से? योगी जी आप एक बात का जवाब तो दीजिए। बेटी पढ़ाओ, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। कभी आप बच्चियों के कपड़ों पे स्टेटमेंट देते हैं, चलो जब आपके पास कुछ नहीं होता कभी कपड़ों पे। इनके आए दिन बीजेपी के नेता ही रेप करते हैं। बताइए बेटी कहाँ से बचाए? बेटी तो अपने घर में सुरक्षित नहीं है क्योंकि नेता ही रेपिस्ट है। आए दिन बलात्कारी भी बीजेपी के निकलते हैं। तो सरकार को बोलो, योगी सरकार चूड़ी पे अगर किसी महिला का रेप होता है तो उसको एफआईआर दिखाने के लिए योगी बाबा जी खुद तो बैचलर है। एफआईआर नहीं लिखी जाती। योगी बाबा जी खुद तो बैचलर है। अब ना उनकी बहन है, ना बेटी, ना बीवी, तो उनको योगी जी को कहाँ से पता चलेगा कि बेटी और बहन की क्या इज्जत होती है? तो योगी जी आपकी बहन बेटी नहीं है। अरे हम तो हैं बहन, हम तो है बेटी। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा पे तो ध्यान दीजिए आप, वरना आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपके बस की नहीं है तो। आपने अभी एक बहुत बड़ा संगीन आरोप लगाया भाजपा नेताओं पे कि ये लोग भी महिला उत्पीड़न में और महिला शोषण में लिप्त हैं, तो क्या इसके कुछ उदाहरण हो तो बताएं। उदाहरण है, देखिए आए दिन न्यूज़ में भी आता रहता है। अभी आपके देखिए इनके चिमयानंद हो गए, कितने ऐसे बीजेपी के नेता हैं। अगर कुछ लोग आवाज भी उठाते हैं तो क्या करती है योगी सरकार? या तो उन्हें जेल भेज देगी या उन्हें मरवा देगी। तो कुछ तो जो पीड़ित लोग हैं, बहुत से लोग हैं पीड़ित लोग की वो आवाज भी नहीं उठा पाते, डरते हैं योगी सरकार के सामने आने से। कई ऐसे रेप केसेस हैं जो सामने ही नहीं आते, जो सामने आते उन्हें योगी सरकार छोड़ती नहीं है। तो आप बताइए ऐसे इतने डर के साथ कैसे रहेंगी बेटियां? तो आप बताइए मोदी जी और योगी जी कैसे बेटी बचेंगी? पढ़ाएं तो आप बाद में, पहले बेटी बचा ले। हमसे ये आपसे यही सबसे निवेदन है कि बेटी को पहले बचा लो, बाद। महिलाओं का आक्रोश आप देख रहे हैं भाजपा नेताओं के प्रति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति, जो इनके महिला सुरक्षा को लेकर इनका पहला एजेंडा रहा है कि महिला सुरक्षा को धार दी जाए और प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, उनके उत्पीड़न को रोका जाए। कहीं न कहीं प्रदेश में महिला उत्पीड़न जबरदस्त हो रहा है, जिससे आक्रोशित होकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग की महिला कार्यकर्ताएं आज सड़कों पर उतरी हुई हैं। आज उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके हजरतगंज से यहाँ इको गार्डन में लेके आई है। यहाँ कुछ और महिला कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी मैम, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर श्वेता शर्मा, उपाध्यक्ष नोएडा। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जो है अपने प्रदर्शन को करने वाले थे, लेकिन इन्होंने हमें करने से पहले ही जो है जिस तरीके से पुलिस ने हम लोगों को, उनका एक जो मोटिव था वो यही था कि इन्हें पकड़ो, इन्हें प्रदर्शन नहीं करने देना है, महिलाओं को उनकी आवाज़ उठानी नहीं देनी। उन्होंने हमें लिटरली पकड़ा और उसमें भर के यहाँ लिया, कहते यहाँ आके आपको जो करना है आप करो। ठीक है, मेरा सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा। और हमने साफ बोल दिया था कि देखिए अगर आपको हमें हमारे कपड़े तक फटे नहीं, अगर आपको हमें लेके जाना है ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, हम आपके साथ बैठ के चलने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे डिस्टेंस रखिए। ठीक है, आप डिस्टेंस रखिए, हम चलने को तैयार हैं। हम वहाँ पे बैठ के यहाँ पे इन्होंने लाके छोड़ दिया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि महिलाओं की जो आवाज़ है वो ऊपर ना उठे और वो आम जनता तक नहीं पहुँचे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी क्रांति आई है। देखिए मुंबई में अगर आप देखेंगे तो कंगना रनौत जो है वो अपनी आवाज़ उठा रही है। शिवसेना का जो वहाँ पे इतना अंधकार है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, नेपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। तो यहाँ वहाँ पे उनका जो है विरोध हो रहा है। सेम यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है? यहाँ पर भी तो वही चीज़ हो रही है। यहाँ महिलाएं अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या किया चल रहा है? कंगना को तो सरकार ने कंगना को वहाँ पे सुरक्षा दी है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पर उन्हीं पढ़ी लिखी महिलाओं को उन्होंने जो उन्होंने महिलाओं को वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उनकी आवाजों को दबा रहे हैं। बुलंद आवाज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद उसी पढ़ी लिखी बेटी की भाजपा कार्यकर्ताओं से बेइज्जती करो। जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बहुत साफ मन से बताना चाहूँगी कि जे चाहे जितनी हमारी आवाज़ को दबाएं, हम उभर के आएंगे। हम वो महिलाएं हैं, ये बता देना चाहते हैं, आंदोलन की कोख से जन्म लेने वाली महिलाओं में से हूँ। आम आदमी पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है, ये आंदोलन के कोख से जन्म लेने वाली पार्टी है। और इसकी आंदोलन की जितनी भी हमारी बहनों को इन्होंने जिस तरह से उठा के बस में ठूसने का काम किया, अगर इतना काम ये अपराध रोकने में कर लेते तो एक विधायक की पत्नी को पुलिस वाले न मारते, एक विधायक मारा न जाता लखीमपुर खीरी में। कानपुर की घटनाओं में क्या किया आपने? है कोई इनसे सवाल करने वाला? जब
जब हम सवाल करेंगे हमें उठा के हमारे ऊपर मुकदमे ठोके जाएंगे। हम तो कहते हैं लगाओ हथकड़ियाँ, कितनी हथकड़ियाँ तुम्हारे पास है, लगाओ हथकड़ियाँ, भेजा जेल। हमें भी शौक है जेल जाने का, तुम्हारे जेल कम पड़ जाएंगे अगर ये अपराध नहीं रुका योगी जी। तो मैं बता दूं कि मैं जेल भरो आंदोलन तक भी उतरने को तैयार हूँ। 2012 में दामदी का गैंग रेप हुआ, सबको पता है, न्यूज में बहुत न्यूज हुआ था। अब यूपी सरकार क्या चाह रही है कि दोबारा और केसेस हो ही रहे हैं, आए दिन सारे केसेस हो रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? स्ट्रॉन्ग की बेटियां सेफ हो, मैं खुद, मुझे अब खुद सेफ नहीं होता है कि मैं कहीं जा पाऊँ। बिल्कुल, जब जब उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ता है तो जनता की आवाज़ उठती है। और सुनिए, जनता की आवाज़ उठती है। और आप लोग एक महिला है, महिला होकर आज इस उत्पीड़न के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ आप लोग सड़कों पे उतरी हैं, तो निश्चित इसका समाधान होगा। आज मैं किसी पार्टी के उससे नहीं आई हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ या मैं किसी में आम आदमी पार्टी के सहारे से मैं नहीं आई हूँ, बट मैं एक लड़की की सुरक्षा के लिए आई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी आगे घर में लड़कियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं ये कहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट के लिए सबको अपने घर से निकलना चाहिए। कब तक आप लोग घर में बैठे रहे? भूल जाइए कि पार्टी क्या है और पार्टी चीज़ें, ये सब भूलिए। आप ये सोचिए कि आपके घर में भी आगे आज हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं, कल को आपके घर आप कोई और भी दामनी बन सकती है। बिल्कुल। आए दिन गैंग रेप हो रहे हैं, कोई और दामनी बन सकती है। तो प्रोटेस्ट के लिए उठाइए आवाज़। बिल्कुल, आप इस तरह, आप जैसा तस्वीरों में आप देखे अभी महिलाओं के आक्रोश को, कि इन लोग का एक आह्वान है, आम सभी महिलाओं से इन लोग का अनुरोध है कि इस महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरें और भाजपा सरकार को करारा जवाब दें। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज 181 महिला हेल्पलाइन की महिला कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान एवं बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। 24 दिन से भूखी प्यासी बैठी इन महिलाओं को अब भी शासन व विभागीय अधिकारियों से उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी समस्याओं का निदान होगा। आइए दिखाते हैं इको गार्डन से हमारे संवाददाता शमशाद अली के साथ उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इको गार्डन में आज 181 महिला हेल्पलाइन के कर्मचारियों का 24वां दिन है धरना प्रदर्शन का, और ये अपने हक की लड़ाई के लिए 24 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठी हैं। हालांकि प्रशासन ने इनके तेवर को देखते हुए जहाँ इनके 13 माह के वेतन बकाए थे उसमें 10 माह का भुगतान कर दिया है, बाकी 3 माह का उसके बाद भी रोक लिया है। और अब उस 3 माह के बकाए वेतन के भुगतान तथा इसके साथ इनकी जो नौकरी छीन गई है इसकी बहाली के लिए ये लोग लगातार इको गार्डन में पड़े हुए हैं। और इन लोगों के सामने तमाम समस्याएं आ रही हैं। इस चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है आज, उसके बाद भी ये लोग भूखे प्यासे इको गार्डन में पड़े हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ कुछ महिला कर्मचारी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनके सामने क्या समस्याएँ आ रही हैं। जी मैम, परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम महविश है। मैं 181 महिला हेल्पलाइन में टीम लीडर के पद पे कार्यरत हूँ लखनऊ में। हमारा धरना, जो कि आप सबको पता है, 17 तारीख से लगातार, पिछले 17 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। लॉकडाउन हो या ना हो, हम यहाँ धरने पे रेगुलर आते हैं। लेकिन अभी तक हमारा जो बकाया वेतन था 13 महीने का, उसमें भी हमें अभी पूरा 13 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। और लॉकडाउन का जो वेतन सरकार ने बोला था, एक जियो जारी किया था कि लॉकडाउन में किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा, लेकिन हमारा वेतन लॉकडाउन में पूरा 1 महीने का वेतन काट के दिया गया है। और यहाँ पे जो डिसकंटिन्यू लेटर दिया गया था उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी सांत्वना नहीं मिली है। सांत्वना भरा कोई जवाब महिला कल्याण अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है। और दोबारा से हमने फिर से एक ज्ञापन स्वाति सिंह मंत्री हमारी जो है महिला कल्याण विभाग की, उनको कल उनके आवास पर हम फिर से ज्ञापन देने गए थे, लेकिन वहाँ पर हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया गया। और फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो जो महिला स्वाति सिंह मैडम के घर के जो भी आवास के अंदर सर थे, उन्होंने किसी तरीके से ज्ञापन हमारा एक्सेप्ट किया, हमें रिसीविंग दी। फिर उसके बाद हम सीएम आवास पर भी गए, लेकिन सीएम आवास पर हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमारा ज्ञापन वापस आ गया, अभी सीएम आवास तक पहुंचा नहीं हमारा ज्ञापन।
जैसा कि 181 महिला हेल्पलाइन की ये महिलाएं हैं जो अपने जीवन का गोल्डन टाइम जिसको कहते हैं 3 साल 4 साल ये लोग अपनी महत्वपूर्ण समय अपने उस सरकार के महत्वपूर्ण योजना महिला सशक्तिकरण की बात कहें या महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो ये हेल्पलाइन में ये लोग काम कर रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे, तमाम बड़े उसमें महत्वपूर्ण ढंग से अपनी भूमिका निभाई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। आज ये खुद इको गार्डन में आप देख सकते हैं किस तरह बेहाल हैं। इसी क्रम में मैम अपना परिचय दीजिए। सर मैं नाजनीन हूँ, टेली काउंसलर हूँ वुमेन हेल्पलाइन में। पिछले 17 अगस्त से हम लोग लगातार अभी तक धरने पे बैठे हैं। इवन हम लोग रात में भी यहाँ पर एक रात भी हम लोग पूरा रुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन और हमारी कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे पास आए नहीं है बात करने के लिए। हमको सैलरी मिल गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली, हमें सैलरी मिली है, लेकिन 3 महीने का हमारा वेतन बाकी है, हमें वो दिया जाए। प्लस हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें नौकरी पे रखिए, हम ये नहीं कह रहे हमें नौकरी पे रखिए, हमको हमारा हक दीजिए, अधिकार दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार की बहुत सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं। महिलाओं से संबंधित बेटी बचाओ है और भी महिलाओं से संबंधित बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। इवन 181 को जैसा कि पेपर्स में आ गया है कि 181 को 112 में इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो ठीक है आपने उसको 181 को 112 में इंटीग्रेट कर दिया है। जिस तरीके से आपने उनको इंटीग्रेट किया है, इसी तरीके से हम लोगों को भी कुछ कर्मचारियों को कुछ योजनाओं में अगर ये कर दें, सरकार के लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे तो हमारे 365 महीने 50 किसी विभाग में, 50 किसी योजना में, 50 इस तरीके से भी अगर सरकार करे तो हम लोगों के बसे बसाए घर उजड़ेंगे नहीं। अभी जो हम लोग अपने घर बार बच्चे परिवार सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं, इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि अभी भी कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो आके हमसे ये कहेगा कि परेशान मत होइए, हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी कहीं से भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग हताश हैं और आगे तक धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, सत्याग्रह में बड़ी ताकत होती है। ज़रूर आप लोगों की यह सत्याग्रह के रूप में जो धरना दिया जा रहा है, भूखे प्यासे आप लोगों को गार्डन में है, कोई न कोई आप लोगों की आवाज़ ज़रूर सुनेगा। आपको बता दें कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से लेके महिला कल्याण के जो मंत्री हैं स्वाति सिंह जी, उनके यहाँ पे भी ये लोग गए, लेकिन इन लोग को अभी तक कहीं से भी कोई सही जवाब नहीं मिला इनके भविष्य को लेके। और ये लोग अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं और अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद भी इन लोगों को उम्मीद है कि इस महिला हेल्पलाइन को जहां 112 में समाहित कर दिया गया है, उसी के साथ साथ महिला उत्थान से जुड़े तमाम सरकार की योजनाएं हैं, कहीं न कहीं इन लोग को लगाया जा सकता है। क्योंकि इन लोग के पास 3 साल का अनुभव है और ये लोग बड़े कर्मठी लोग हैं जो अपने तन्मयता से जो है अपनी ड्यूटी निभाई और तमाम अच्छे उदाहरण पेश किए। इसी क्रम में कुछ इनकी महिला साथी, एक आयुषी नाम की महिला थी, आपको बता दें कि जो है इस भूखमरी के समय जो है जो स्थिति इन लोग के सामने हो गई थी वेतन न मिलने के कारण, उसे हतोत्साहित होकर डिप्रेशन में आके उन्होंने ट्रेन के आगे कूद के जान दे दी थी। इससे भी ये लोग आहत हैं और उसके परिवार को भी ये लोग मदद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी मैम। हाँ बिल्कुल, जो हमारी आयुषी बहन थी उसने तनाव में आकर आत्मदाह कर लिया था ट्रेन के आगे कूद कर, क्योंकि वो नौकरी जाने से ज़्यादा हताश हो गई थी और साथ में 12 महीने की सैलरी भी नहीं मिली थी। हर महिला उसी चीज़ को जब सोचती है तो रोंगटे थर्रा जाते हैं कि काश अगर आयुषी हमसे भी अगर मिल लेती तो शायद हम उसको बचा पाते। ठीक है, अब एक हमारी आयुषी बहन चली गई और हम लोग नहीं चाहते कि हमारी दूसरी आयुषी यहाँ तैयार हो। हम लोग 17 तारीख से लगातार धरने पर हैं और हम अपनी प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों को किसी भी स्तर से अगर वो देखना चाहते हैं, देखिए अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सभी अधिकारी मिलने से मना कर रहे हैं, अधिकारियों के आवास पर जाया जा रहा है तो एप्लीकेशन लेने से भी मना कर रहे हैं कोरोना का हवाला देते हुए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब जिस स्तर से हमें देखना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, पूरा इंटरनेट का चल रहा है ज़माना और वो इंटरनेट पे मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं अधिकारी के साथ में, तो हम लोगों के साथ भी तो इंटरनेट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी समस्याओं को पूछ सकते हैं। जब हमारी समस्या वो सुनेंगे तो हमें उम्मीद भी है कि हमारे सीएम साहब जो हैं मुख्यमंत्री जी, वो हमें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो आश्वासन जो देने की बात जो हम कर रहे हैं तो कुछ तो बोलेंगे ना हमारे लिए।
बिल्कुल। ठीक है। और इतनी सारी योजनाएं जो महिला कल्याण विभाग की जिले स्तर पर चल रही हैं, जो विकासकारी योजनाएं हैं, हम लोग ये भी कहना चाह रहे हैं अगर शासन के पास हमारे लिए नौकरी नहीं है तो 24/7 काम करने वाली है 181 की टीम आज भी तत्पर तैयार है आपके सहयोग करने के लिए, सरकार का सहयोग करने के लिए, सरकार की सेवा करने के लिए। क्योंकि आपको कर्मचारियों की आवश्यकता है तो हम कर्मचारी आपके लिए सेवा देने को तैयार भी हैं। पर हमें कोई सुन तो ले कि हमें आवश्यकता क्या है, हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्रम में अब हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि किस तरह 181 से जुड़ी ये महिलाएं क्षेत्र में किस तरह काम करती थी। यहाँ पे गोरखपुर की भी टीम है और मैं जानना चाहता हूँ मैम आप किस तरह से आप लोग काम करती हैं। मैं आगरा से हूँ। अच्छा, आप आगरा से हूँ जी। तो हम लोग कई तरह के केसेस को निपटाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने उन केसों को निपटाया जिनको पुलिस कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी। किस तरह के केस आते थे, कैसे केस आते थे? कई बार क्या होता था कि जो केस कोर्ट में चल रहे हैं मान लीजिए, तो उन केसों में तो पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती है, या किसी महिला को घर से निकाल दिया है और कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसे केसों में पुलिस उसको मतलब अंदर नहीं करवाती थी, महिला को एंट्री नहीं दिलवाती थी। लेकिन हमने उन महिलाओं को घर में एंट्री दिलवाई, उनको घर में मतलब अधिकार दिलवाया, उनको घर में प्रवेश करवाया, जिनको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था उनको ज़बरदस्ती घर में अंदर रखवाया। और इसके अलावा जैसे किसी ने ससुराल वालों ने बच्चा छीन लिया है कोई, तो पुलिस क्या कहती थी कि पहले कोर्ट का आदेश लेके आओ तब हम बच्चा दिला सकते हैं, अन्यथा हम बच्चा आपको नहीं दिला सकते। हमने उन जो महिलाओं को उनके बच्चे दिलवाए, उनसे ज़बरदस्ती उनके ससुराल वालों से, क्योंकि अगर हमने कहा कि 7 साल से बच्चा छोटा है तो वो इसका महिला का कानूनी अधिकार है। एक ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक केस आया था, एक लव मैरिज का केस था, तो उसमें उसके पति ने, हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था और वो लिख करके भी गया था कि मेरा बच्चा जो 2 महीने का बच्चा है, इस बच्चे को मेरी पत्नी को नहीं दिया जाए, क्योंकि आपसी कलह हुई थी। तो ऐसे केस में पूरा गाँव एक हो गया था और पुलिस प्रशासन भी उनकी साइड हो गया था कि ये बच्चा इनको नहीं दिया जाएगा। हमने उनसे यही कहा था, ये महिला उसने तो सुसाइड किया, अगर इस महिला ने खुद से अपने पति को फांसी लगाई होती तब भी उसका ये अधिकार था कि वो जेल जाती तो ये बच्चा संग में लेकर जाती थी। तो हमने उस बच्चे को ज़बरदस्ती दिलवाया और वो बच्चा लेकर के गई। यानी कि वो केसेस करे हमने जो कभी कोई यहाँ पर पुलिस प्रशासन या कोर्ट में करने के लिए सालों बीत जाते थे, उनको हमने महीने 2 महीने के अंदर सॉर्ट आउट बिल्कुल सही बात है। घरेलू हिंसा जैसे घटनाएं होती थी उसमें आप लोग रेस्क्यू करते थे। और मेंटल महिलाएं जब मिल जाती थी, क्योंकि आगरा में एक मेंटल हॉस्पिटल भी है, आपको जैसे पता ही होगा। तो पूरे प्रदेश की जो मेंटल्स महिलाएं होती थी वो वहीं पर भेजी जाती है हमारे यहाँ पर ही। तो उन मेंटल महिलाओं को रखना एक बहुत बड़ा काम होता है हम लोगों के लिए, है ना, चैलेंजिंग मतलब काम होता है, क्योंकि उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े पहनवाना, उनको नहलवाना, उनको धुलाना, उनको ऐसी ऐसी महिलाओं को जिनको पुलिस कभी हाथ नहीं लाना चाहिए या आप और कोई उनको छूना नहीं चाहता, उन महिलाओं को अपने साथ बैठालना, अपने साथ नहला धुला करके खिलाना पिलाना और उनको मतलब इस तरह से काउंसलिंग करते थे कि तो वो हमारी धीरे धीरे बात समझने लगती थी और फिर हम उनको मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आती थी ताकि वो सही हो जाए। कई ऐसी महिलाओं को जो मेंटल हॉस्पिटल में हमने छोड़ा वो सही भी हो गई और वो आज अपने घर में वापस जाकर खुश हैं, वो रह रही हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं की हर समस्याओं का निदान ढूंढा, चाहे घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे मेंटल परेशान कोई महिला हो, हर चीज़ की आप लोगों ने काउंसलिंग की और प्रशासन से, शासन से जो भी मदद हो सकी, चूँकि ये गवर्नमेंट की योजना थी और उस योजना के अनुरूप आप लोगों ने मदद दिलाई। इसी क्रम में कुछ और महिला कर्मचारी हैं। आप मैम अपना परिचय दें, कहाँ से आई हैं? मैं गोरखपुर से हूँ सर। कल हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ मंदिर पे, जब हमको पता चला कि वो वहाँ पे हैं। गोरखपुर गए थे? जी वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके बहुत ही करीबी थे अजय सिंह जी, जिनको हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आपके पास फ़ोन आएगा, जो भी कार्रवाई होगी आगे की। बिल्कुल, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे। जी। और आप भी गोरखपुर से हैं? नहीं सर, हम मऊ से हैं। कहाँ से? मऊ से हैं। मऊ तो बहुत फेमस जगह है जी। हाँ, तो वहाँ आप लोग किस तरह से काम करती थी? सर यही जो भी पीड़ित महिलाएं रहती थी, जिनको जिस चीज़ की मदद हो मतलब देनी चाहिए होती थी, जिसको जैसी ज़रूरत होती थी वैसी हम लोग उनकी मदद करते थे। जी हाँ, घर तक जाने की ज़रूरत पड़ती थी, हम घर जाते थे, मतलब कहीं भी महिलाएं मिले उनको हम लोग रेस्क्यू करके, जैसे मानसिक विक्षिप्त मिल जाती थी या फिर छोटी बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, सबको रेस्क्यू करके हम लोग उनको उचित जगह पे, जहाँ पे ऊंचे अधिकारियों का वो रहता था, हम लोग वहाँ उनको पहुँचाते थे। जैसे कि आप लोगों की एक समस्या बहुत बड़ी थी वेतन भुगतान की, 13 माह के वेतन आप लोग को नहीं मिला था। अब तक जो वेतन भुगतान हुआ है
कितने महीने का वेतन भुगतान हुआ अभी तक? सर अभी 10 महीने का हम लोग का वेतन मिल गया है। तो 3 महीने का वेतन अभी आप लोग का बाकी है। इसके साथ साथ आप लोग को अपने भविष्य की चिंता है, फिर से जॉब मिल जाए। बिल्कुल सही बात है कि ये महिलाएं जो लगातार 3 साल इस योजना में 181 महिला हेल्पलाइन योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, इसमें इतना महत्वपूर्ण सेवा देने के बाद आज खुद सड़क पे आ गई हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जिला प्रशासन से लेके सरकार तक के दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। इनको अभी तक इनके भविष्य को लेके कोई आश्वासन नहीं मिला है। फिर भी इनको उम्मीद है एक दिन सरकार जगेगी, प्रशासन जगेगा, इनको न्याय मिलेगी, इनके हक की लड़ाई कामयाब होगी और ये इनकी ज़िंदगी पटरी पे शायद वापस लौट जरूर आएगी। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ में आज भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के लोगों ने निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाया गया। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इको गार्डन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि धीरे धीरे निजीकरण की प्रक्रिया के तहत सरकार अपनी हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचती जा रही है और सरकार सरकारी उपक्रमों में FDI डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी को सरकार लगातार भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए बेचती जा रही है, जो भारत की संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है और आरक्षण व्यवस्था पर जोरदार प्रहार है। इसी क्रम में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के आदेश पर आजाद भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ भीम आर्मी के लोग हैं जो आज निजीकरण का विरोध कर हजरतगंज में बाबा साहब की प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे थे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना चाहते थे, जहां पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाई है और इको गार्डन में इनके साथी हैं और जहां प्रशासन के लोग ये लोग जहां दिख रहे हैं, इन लोगों को जो है पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और यहाँ इको गार्डन लाया जा रहा है। इस समय इको गार्डन के बाहर इनके कुछ साथी हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं हमारे सामने। नाम है? मेरा नाम चंपा देवी है जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम चंपा देवी है जी। आज किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही थी? हम लोग अपना मांग करे थे, निजीकरण को लेकर मांग करे थे सर। मैंने के धरना प्रदर्शन करने गए थे पर पुलिस ने मैंने के भगा दिया, पकड़ लिया हमारे भाई लोग को, लाए हैं इको गार्डन लाए हैं हमारे भाई लोग को। तो आपके साथ और भी महिलाएं थी? जी, 2-4 टीम, फिर भी हम लोग मैंने किधर उधर हो गए भाई और सब पकड़ा गए हैं। इसी के साथ में ये कुछ और हैं बात करना चाहते हैं। जी मैम, अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम खुशबू गौतम है और मैं लखनऊ के निवासी हूँ। साथ में ये भीम आर्मी हमारी टीम सब लोग साथ में आई हुई है। हम लोग जो है आज निजीकरण के विरोध में, जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो कुशासन जो प्रशासन हमारे साथ इस तरीके से पेश आ रही है और जिस हिसाब से उसका बिहेवियर है, जबकि हम लोग अपना एक शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात कहने का तरीका रख रहे थे, लेकिन हम लोगों को हमारे तरीके को अनैतिक तरीके से दबाव डाल करके हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको ला करके यहाँ पर रखा गया है, जो कि गलत है। क्या हम लोग महिलाएं अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने मान सम्मान के लिए अपनी बात नहीं रख सकते? अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि किसी भी सरकार में या किसी भी शासन में महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है, अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन अपनी बात जुबान पर लाने का कोई साहस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी शासन के अधीन अपना कार्य कर रहा है और वो जानता है यदि मैं शासन के विपरीत गया और यदि मैंने प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जाहिर सी बात है उसकी रोजी रोटी से लेकर के उसके मान सम्मान तक की उसकी चिंता, बिल्कुल उसको पूरी तरीके से हावी होकर के उसकी बात को दबा दिया जाएगा, उसको मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी उनके पास इतिहास में बताने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। और यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पीढ़ी को बताने के लिए एक नया अध्याय दें, एक नया इतिहास दें, कुछ ऐसा पटकथा रच के जाए जो हमारी पीढ़ी उसको याद करे। क्योंकि हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने भी हमें यही सिखाया है कि आप भी अपनी पीढ़ी को कुछ दे करके जाइए। जो उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष लड़े हैं, जो संघर्ष किया है इतना हमारे समाज के लिए, वो और कोई नहीं कर पाएगा। अगर हम उनका एक हिस्सा भी मात्र कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े बदलाव की बात होगी, बहुत बड़े बदलाव की बात होगी। आरक्षण की बात पे आप क्या कहना चाहती हैं? आरक्षण की बात पर हमारा सिर्फ इतना से बात है, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और बिल्कुल ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने यह हमें अधिकार दिया है, हम ये अपनी तरफ से नहीं, शासन प्रशासन हमें अधिकार देता है, जो कि साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए
ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आई हैं, हम लोगों के सामने आई हैं, सभी देख रहे हैं और सभी को जानकारी भी हो रही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार हैं बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सभी लोग देख रहे हैं, किसी से छुपी नहीं हुई है। लेकिन यदि वो बात हम लोग कहते हैं तो विरोधी या फिर देशद्रोही के तमगे से नवाजा जाता है हम लोगों को। इसी क्रम में लखनऊ के एक तेज तर्रार भीम आर्मी के युवा साथी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी अपना परिचय। मैं सौरभ भारती, जिला कोर कमेटी सदस्य और सरोजनी नगर विधानसभा प्रभारी भी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि जितनी जल्द से जल्द हो सके अनिकेत भाई और जितने भी हमारे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हजरतगंज हो चाहे हम लोग विधानसभा के सामने इससे बड़ा प्रोटेक्शन करेंगे। देखा आपने, सौरभ भारती ने कहा कि इनके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है, इनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो ये लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरते रहेंगे। प्रदर्शन करना, धरना प्रदर्शन करना ये मौलिक अधिकार है, किंतु इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार इन अधिकारों का हनन कर रही है। आज कोई अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरता है, धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया जा रहा है जहां शांत भंग में इनका चालान काटा जा रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। जी जय भीम। आज भीम आर्मी लखनऊ यूनिट व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार जिस मुल्क में आज जितनी भी पूंजीपति पार्टियां हैं जो आराम से एसी बंगलों में सो रहे हैं, तो आज भी जो युवा है बेरोजगार टहल रहा है और इस देश का वजीर आलम तानाशाही दिखा करके इस देश के अंदर जब कोरोना काल जैसी आपदा के समय जब लोगों ने, एम्प्लॉइयों ने अपनी मेहनत करके इस मुल्क को हिफाजत करी, लेकिन आज वो निजीकरण करके उन लाखों करोड़ों परिवारों को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं, इस मुल्क को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। इससे इस देश का SC ST OBC जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर करने का कारण यही है कि चाहे बोलते ना सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वो वाला हाल है। ये आप डायरेक्टली आरक्षण को ना छेड़ करके ये डायरेक्टली रिजर्वेशन, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ताकि निजीकरण तो करने में रिजर्वेशन वहाँ पर होता नहीं है, आरक्षण होगा नहीं निजीकरण में। इसलिए ये चाहते हैं इस देश का जो SC ST OBC वो ऐसे ही अनपढ़ जाहिल रह गए और वो इस मुल्क में आगे बात अपनी न रख पाए। इस देश को जो 90% जनता का पैसा है वो 10% के पास इस वक्त है, लेकिन ये बनाना चाहते हैं 90.99% लोग पैसा सिर्फ 1% के पास होना चाहिए ताकि ये ज़्यादा समय तक लास्ट करते से। ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे भारत में किसी पार्टियों ने निजीकरण के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, संवैधानिक तरीके से किया और हम अगर ये जल्द से वापस नहीं किया गया तो हम इससे बड़े पैमाने पे करेंगे, क्योंकि अभी तो हम ये संवैधानिक तौर पे कर रहे हैं। जैसा कि आज निजीकरण के विरोध में आप लोगों ने हजरतगंज में अपना प्रदर्शन किया, जी अपनी बातें कही, जी, तो क्या वहाँ क्या उद्देश्य था प्रदर्शन का? प्रदर्शन का तो उद्देश्य था कि निजीकरण बंद करा जाए। नहीं, वहाँ ज्ञापन किसी को देने ज्ञापन मैं देखिए, हम तो जा रहे थे बाबा साहब जिन्होंने हमारा आरक्षण दिया, जो हमारे रहबर हमारे साहब जिन्होंने हमें संविधान दिया, इस मुल्क में अंदर बोलने का अधिकार दिया, आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के तौर पर। हमारा प्रियम्बल जो कहता है, हम इस मुल्क का प्रियम्बल जो है सबको समानता, बंधुता, भाईचारा का अधिकार देता है, लेकिन हमारे जो लोग, ये देखिए संविधान है, इससे मुल्क चलता है, लेकिन ये देश का जो वजीर आलम वो मनुस्मृति से चलाना चाहता है। लेकिन भीम आर्मी के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ये पुलिस जो कर्मचारी, इनका भी नुकसान है आगे चल के। इनके कांस्टेबल के बच्चे पढ़ पाएंगे, कैथेड्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे, फीस दे पाएंगे, हायर एजुकेशन ले पाएंगे। ये नई शिक्षा नीति ला करके देखिए आप, ये तो वाला हाल किया इन्होंने कि बच्चे जो होते हैं ना कि वो पढ़ ना पाए। तो देखिए जो भागते हैं ना वो सिर्फ वो सही कह रहे हैं। अभी ज़मीन की जो रिपोर्ट है वो तो आप निकाल के देंगे ना कि क्या है, इतने लोग आखिर क्यों अपने जान हथेली पर लेके चल रहे। अगर कोरोना ऐसी बीमारी है तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह सिर्फ 5,000 क्यों है? उनको ठेका प्रथा कर करके उनको क्यों करा जा रहा है? एक बता दीजिए, कांस्टेबल का बच्चा कैथेड्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, बताइए वो फीस अफोर्ड कर पाएगा वहाँ की? नहीं कर पाएगा। दरोगा का बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, शायद DM का बच्चा कर सकता हो, चाहे बड़े नेता मिनिस्टर का बच्चा कर सकता हो। हमें पता है हमारे लोग बहुत जूझ रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ GPO में क्या प्रतिक्रिया? वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथियों को गिरफ्तार करके आज इको गार्डन में आपके सामने आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लाया गया। अभी देखिए आगे की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आवाज़ नहीं दबा सकते हमारी। जय भीम। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली के साथ उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर
और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।